Summary of the novel, कंथापुरा, इन हिंदी पार्ट 2। जयरामाचार की गिरफ्तारी के बाद बड़े खान कंथापुरा में रहने आते हैं। मुस्लिम होने की वजह से वो गांव में ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ पाते जहां वे रह सकें, न तो कुम्हारों की सड़क पर और न ही शूद्र सड़क पर। साथ ही उन्हें ब्राह्मण सड़क पर रहने की अनुमति देने का विचार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। कंथापुरा में किसी द्वार का न खुलने पर बड़े खान नाराज हो जाते हैं। वो पटवारी नंजुंडिया के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। पटवारी कहते हैं कि केवल पटेल ही इस मुद्दे के बारे में कुछ कर सकते हैं। बड़े खान पटेल के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सरकार ने उन्हें यहाँ भेजा है, लेकिन वो एक घर खोजने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उन्हें घर ढूंढने में सहायता नहीं कर सकते और कि बड़े खान को स्वयं घूमना और अपने लिए एक घर खोजना होगा। बड़े खान, जो अब और भी परेशान हो गए थे, कहते हैं कि वह सरकारी कर्मचारी हैं और पटेल को बताते हैं कि सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते उनके लिए घर खोजना पटेल का कर्तव्य था। इस पर पटेल कहते हैं कि सरकार ने उन्हें राजस्व इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया है, न कि पुलिसकर्मियों के लिए घर खोजने के लिए। इस पर बड़े खान पटेल को अपने नियोक्ताओं के प्रति विश्वासघाती कहते हैं और धमकी देते हैं कि वे पटेल को सीधा कर देंगे। कंथापुरा में घर पाने की संभावना को समझते हुए बड़े खान स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट की ओर जाते हैं। वहां उन्होंने मालिक से घर खोजने में मदद करने की अनुरोध की। मिस्टर स्कैफिंगटन उन्हें अपनी एस्टेट में एक कुटिया देते हैं, जहां वो एक अकेली परायर महिला के साथ रहने लगते हैं। कुछ समय के लिए कंथापुरा के लोगों को बड़े खान के बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे वे जानते हैं कि वो स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में रह रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो गांव के प्लेटफॉर्म पर एक खाट पर बैठकर धीमे से सुट्टा पीते हुए देखे जाते हैं। वो अपने वर्दी में नहीं होते। गांव वाले तुरंत समझ जाते हैं कि उन्हें कंथापुरा के स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखने और सरकार को रिपोर्ट करने के लिए वहां भेजा गया है। वो एक मजबूत शख्स जिसकी दाढ़ी होती है और गांव वालों को पसंद नहीं करते हैं। रंगम्मा के घर को अब कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बना दिया गया है। मूर्ति साथ में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शहर से किताबें और चरखे लाते हैं। वे घर घर जाते हैं और ये वस्त्राएं और चरखे मुफ्त में वितरित करते हैं। मूर्ति गांधी के समर्पित अनुयायी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पूरे हृदय से काम करते हैं। उनके घर में अब शहर से लाई गई किताबों और कताई चक्कियों से भरपूर है। जब बड़े खान जयरामाचार की गिरफ्तारी के बाद कंथापुरा में रहने आते हैं, वाटरफॉल वेंकम्मा आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि वो मूर्ति और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कारण वहां आए हैं। उन्हें पता होता है कि उनका काम इन पुरुषों की गतिविधियों के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना है। वेंकम्मा की एक बेटी है जो शादी की उम्र की हो रही है। वेंकम्मा उसके लिए उपयुक्त वर खोज रही है। उन्हें मूर्ति से घृणा हो गई है, जिन्होंने उनकी बेटी से शादी करने से मना कर दिया था। जयरामाचार की गिरफ्तारी की खबर शहर में भी फैल गई है। कारवार कांग्रेस समिति मूर्ति को लिखती है कि वे उनसे अपने शहरी कार्यालय में मिलने आए। जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो वे उन्हें किताबें, पत्र और कताई चक्कियां देते हैं। ये गांव वालों के बीच बिल्कुल मुफ्त में वितरित करने के लिए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गांव के लड़के इन चीजों को गांव वालों के बीच वितरित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें कुछ गांव वालों को चरखा स्वीकार करने के लिए काफी समय लगता है। गांव वाले हैरान होते हैं कि ये चरखे उन्हें कोई शुल्क नहीं देने पर दिए जा रहे हैं। जब नंजम्मा, एक ब्राह्मण महिला,
इस काम के पीछे के कारणों के बारे में पूछती हैं तो मूर्ति आर्थिक कारण बताते हैं। वो बात करते हैं कि विदेशी कपड़े की देश में बहुतायत में आयात हो रही है, जिसके कारण देश की बड़ी मात्रा में धनराशि विदेश चली जा रही है। मूर्ति कहते हैं कि यदि यह रोका नहीं गया तो देश समय के साथ साथ गरीब होता जाएगा। नंजम्मा मूर्ति की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाती हैं, लेकिन वह अपने आप को समझाया हुआ मानती हैं और चरखा लेने के लिए सहमत हो जाती हैं। मूर्ति उन्हें ये भी बताते हैं कि महात्मा स्वयं प्रातःकाल की प्रार्थना के तुरंत बाद हर रोज 2 घंटे तक चरखा चलाते हैं। मूर्ति पोस्टमास्टर को 2 चरखे देते हैं जो पहले से ही गांधी के अनुयायी हैं। मूर्ति अन्य गांव वालों को भी चरखे देकर मनाते हैं। परायस को उनके द्वारा मुफ्त चरखे देने पर खुशी होती है। अब इन चरखों के साथ वे कपड़ा बुन सकते हैं और खुद के लिए पैसा कमा सकते हैं। कथावाचक ने भट्टा के जीवन और चरित्र का एक जीवंत वर्णन दिया है। वो एक धनी व्यक्ति है जिसे गांव वाले सम्मान करते हैं। युवावस्था में कभी बहुत गरीब रह चुके, अब वो बहुत समृद्ध हैं। जन्म से ब्राह्मण होने के नाते भट्टा शहर के स्वामी के साथ मिलकर काम करता है और गांधीवादी आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति विरोधी भावना रखता है। सरकारी एजेंट के रूप में कार्य करता है। उनकी युवावस्था में वो गांव में घूमते और एक लंगोट पहनकर और एक कांसे का घड़ा हाथ में लिए फिरते थे। वो महत्वपूर्ण त्योहारों के दिनों की घोषणा करने और विवाह के लिए सबसे शुभ दिनों के बताने के लिए लोगों से बहुत छोटे फीस लेते थे। वो विवाह समारोहों में पुजारी के रूप में कार्य करते थे और हमेशा सभी अंतिम भोजनों में शामिल होने का ध्यान रखते थे। वो कभी भी इन खाना पीना समारोहों के लिए देरी नहीं करते थे। वास्तव में वो हमेशा ऐसे अवसरों पर पहुंचने वाले पहले ब्राह्मण होते, जबकि रामना वहां पहुंचने वाले दूसरे ब्राह्मण होते थे। उनकी विनम्रता और मुलायम भाषी स्वभाव ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। फिर भी उनकी पत्नी के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनकी पत्नी ने कुछ खाया है या नहीं। उनकी केवल चिंता ये थी कि वो जितना संभव हो सके बचत करें। जमा की गई सभी धन के साथ भट्टा धन उधार देने का व्यापार शुरू करते हैं। वो ग्रामीणों से बहुत उच्च ब्याज दरें लेता है और जरूरतमंद लोगों का शोषण करता है जो जरूरत में हैं। इस तरह वो बहुत सारा धन कमा सकता है और अब वो बहुत धनी आदमी है। वो अब एक गरीब ब्राह्मण नहीं है, वो एक धनी जमींदार है। उपन्यास के शुरू होने के समय तक वो गांव का लगभग आधा हिस्सा स्वामित्व में ले लेता है। भट्टा की पत्नी सावित्री की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी बार विवाह किया। उनकी नई पत्नी मात्र 12 और आधा वर्ष की है। वो एक धनी जमींदार की बेटी है और इसलिए इस लड़की से शादी करने के बाद भट्टा अपने सामाजिक स्थान में और ऊपर उठता है। वो दहेज में नकद में 1000 और 5 एकड़ गीली जमीन प्राप्त करता है। समय के साथ भट्टा की संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। वो इतना चतुर है कि जब वे लोगों को पैसे उधार देता है तो उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उन्होंने उनको पैसा ब्याज पर देकर एक बड़ा उपकार किया है। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वो अनपढ़ लोगों के लिए पढ़ने या लिखने का कुछ अजीब दांव पेंच करते हैं। उनकी मदद करने के लिए उनके न्यायालय के मामलों में वो बहुत अक्सर शहर जाते हैं। वो लोगों को उनके जाने वाले वकीलों से परिचित करता है। कुछ मामलों में वो स्वयं ही उन लोगों के बीच विवाद सुलझाता है जो न्यायालय जाते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।